हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की यह दंत रित्मुस नागार्जुन जी की कविता एक छोटे बच्चे की मुस्कान पर लिखी गई, जिसमें इन्होंने फसल क्या है। आज की क्लास में हम इसी को आगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि मेरी झोपड़ी में कमल का फूल का यहाँ पर क्या उनका आशय है। झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना या गरीबी। झोपड़ी देखी होगी जो गरीब हो। तो यानी कि यहाँ उनका कहने का जो तात्पर्य है वो क्या कहना चाहते हैं, गरीबी में आनंद उनको आ गया है ना। यहाँ पर इसका अर्थ होगा गरीबी। दूसरा प्रश्न है, कवि को एक टक कौन निहार। कवि ने कहा है कि तुम मुझे अनिमेष ही टक लगा करके तुम मुझे देख रहे। तो कौन यहाँ कवि को एक टक देख रही है, कौन देख रहा है, शिशु या मेहमान। यहाँ पर छोटा सा शिशु है जो कि कवि को एक टक लगा करके देख। छोटे बच्चे आप जानते हैं, जब वो किसी अजनबी को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे एक टक नजर। तो कवि जो है अपने बच्चे से बहुत दिनों के बाद, यानी पहली बार वो मिल रहे हैं, अनजान है, इसलिए वो शिशु, वो बच्चा कवि को एकटक निहार रहा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, बर्फ को वो पिघला देता है, क्रोध को पिघला देता है, या फिर क्रोध व्यक्ति जो अब कठोर व्यक्ति होता है उसके मन को वो पिघला देता है, या पत्थर। तो देखिए, कविता में तो यहाँ कवि ने सीधे सीधे ये है कि तुम्हें छूकर जो कठिन पाषाण है, यानी कठोर पत्थर है, वो भी जल बन जाए। तो इसका जो है मीनिंग ये नहीं है कि वो पत्थर सच में जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लगा। तो पत्थर को छू करके कोई जल नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर कहने का उनका भाव क्या है कि जो कठोर मन वाला व्यक्ति है उसका मन भी जो है पिघल जाता है तुम स्पर्श से। ठीक है, स्पर्श से जो है कठोर मन वाला जो व्यक्ति वो भी पिघल जाता है। तो उत्तर होगा कठोर व्यक्ति का। प्रश्न नंबर 4 है, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है, यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। अन्हे से, गुड़िया की, पक्षियों की, या फिर इनमें से है। इसे देखकर यहाँ कवि ने ये कविता लिखी है। तो उसकी मुस्कान को देखकर मनमोहक ने क्या कहा कि तुम्हारी मुस्कान को देख कि मुर्दे में भी जान, अर्थात निराश मन वाले व्यक्ति का मन भी जो है आशाओं से हैं। जब छोटे बच्चे को आप देखते हैं तो उसे देख करके जो है आपके अंदर से जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो अलग ही, वो जो है एक आशा और आनंद का अनुभव। बच्चे की मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल देती, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल, बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती, हताश व्यक्ति में आशा कर। तो यहाँ कवि ने कहा है कि तुम्हारे स्पर्श से, जो तुम्हारी इस मुस्कान से जो है जो मुर्दा है उसमें, मुर्दे में भी वो जान डाल देती। का अर्थ क्या है, क्या बीमार व्यक्ति से ठीक हो जाता है, या मुर्दे को ये जीवित कर देता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी मुर्दे को, यानी कि प्राणहीन व्यक्ति से प्राण दोबारा से हो जाए, ये तो नहीं है। लेकिन यहाँ इनका अर्थ है कि जो हताश व्यक्ति है, जो निराश मन वाला व्यक्ति है, उसके मन में जो है आशा की जो है आती है, साथ में वो आनंद का अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है, कमल की तरह, चांदनी की तरह, या इनमें। यहाँ इन्होंने बात की है कमल की, कि जो नन्हा सा शिशु फूल से लटपट है, उस शरीर को देख करके है मानो कमल जो है तालाब को। प्रश्न नंबर 7 देखिए, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है। तो देखो, कवि को
देख रहा है, माँ को देख रहा है, पिता को देख रहा है या इस। तो यहाँ कवि जो है इस कविता को लिख, कवि को ही देख, हाँ एक पिता नहीं बल्कि यहाँ पर एक कवि जो है कविता लिख रहा है, और ये जो नन्हा शिशु है ये कवि की ओर जो है देख रहा है। नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है, वो कवि की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8। कविता फसल में, अब इसी में जो है हमने दूसरी कविता पढ़ी थी फसल, पहले हमने दंतुरित मुस्कान, यहाँ दंतुरित मुस्कान पढ़ी, इसमें फसल कविता थी आपकी दूसरी। तो देखिए कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया, कवि की, पक्षियों की, किसानों की या फसलों की। यहाँ पर फसलों की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया, मिट्टी का गुणधर्म किसे, जल को, फसल को, हवा को या धूप। तो देखिए मिट्टी का गुण, क्योंकि मिट्टी के गुणधर्म से फसल की पैदावार होती, मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपकी फसल होगी। तो अगर मिट्टी में अच्छे गुण हैं तो आपकी फसल भी अच्छी हो, ठीक है। तो मिट्टी का गुणधर्म आपको फसल में दिखे, तो मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, तो मिट्टी के गुणधर्म से आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी या बुरी होगी, वो फसल मिट्टी पर निर्भर कर। यहाँ पर जो है उसका गुणधर्म किसे कहा जाएगा, फसल को कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में, तो यहाँ पर देखो पेड़ों का भी हो, लेकिन यहाँ वायु का योगदान, क्योंकि वायु में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप प्रकाश संश्लेषण छोटे से ही पढ़, क्लास 6-7 में पढ़ा कि पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और भूमि से वो खनिज लवण लेते हैं अपना, ये सभी को बच्चों को पता है। तो यहाँ पर वायु की आवश्यकता, तो किन्हें बड़ा करने, हर पौधे को बड़ा करने में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है और वो आपको मिलेगी वायु में। तो वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में है, यहाँ पेड़ों के लिए भी है, लेकिन हम फसलों की बात कर रहे हैं। तो हर पेड़ को, एक पेड़ जो है छोटा पौध होता है और जब वो पौध होता है तो फसल होती है। तो यहाँ फसलों की बात की, हवा का योग, फसलों में किसकी मेहनत छुपी है, फसल में किसानों की मेहनत, बच्चों की, कवि की या इनमें से कोई। देखिए किसी भी फसल की पैदावार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करता कौन है, किसान मेहनत करता है। आपकी खेतों में, आपके जो खेत हैं उनमें कौन लगा रहता है, किसान। तो फसल जो है प्रकृति और मनुष्य दोनों का योगदान, ठीक है। इनमें से यदि एक भी चीज मिस हो गई तो फसल की पैदावार होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। क्योंकि यदि प्रकृति ने अपना पूरा योगदान दिया, किसान ने उसमें काम नहीं किया, तो आपकी फसल नहीं उग पाएगी। और अगर फसल किसान लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है, तो अब देखिए मेहनत करने का फल कैसे आएगा, जब उसमें अच्छी मिट्टी होगी, यानी वो भी प्रकृति से, उसमें जो है पानी मिलेगा उसको प्रॉपर, तो तब जाकर के जो है उसमें फसल, उसमें सूर्य की प्रकाश, वायु, इन सभी चीजों, इन सभी तत्वों की जब उसमें प्रॉपर वहां पर जो है मिलेगा उस फसल को, तब जाकर के वो फसल अच्छी। तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं और जो ये किसान है, इन दोनों की मेहनत का फल है। लेकिन यहाँ पर मेहनत सिर्फ किसान करता है, बाकी हमें प्रकृति देती है। तो मेहनत किसकी लगती है, किसान की। लेकिन एक फसल के लिए सिर्फ किसान नहीं बल्कि प्रकृति और किसान दोनों का योगदान होता है, तभी जाकर के एक फसल का होना पॉसिबल। अब आपके खेतों की जो मिट्टी है वो बड़ी उपजाऊ है, वहां पर जो है पानी भी प्रॉपर है, लेकिन किसान उसमें बीज नहीं बोएगा, किसान उसमें मेहनत नहीं करेगा, उसको जो है प्रॉपर खाद, जो भी जो फसल के लिए जरूरत है नहीं देगा, तो वहां पर फसल होना संभव नहीं है। आपने बंजर भूमि को देखा होगा, क्या वहां पर फसल स्वयं हो पाती है, नहीं, क्योंकि वहां पर प्रयत्न नहीं किया किसान ने। तो कई जगह जो है आपके बंजर भूमि होती है जहाँ किसान छोड़ देता है या किसान नहीं करते हैं, और आजकल तो गाँवों से पलायन हो रहे, और जब पलायन होते हैं तो वहाँ लोगों के जो खेत थे वो बंजर पड़ गए कि किसानों ने छोड़ दिया है वहाँ खेती करना। तो अब जो है वहां पर बंजर हो गया, अब वहां कोई भी फसल,
किसी फसल की पैदावार में किसान की भी योगदान उतना ही होता है जितना प्रकृति का है, और प्रकृति का योगदान भी उतना ही है जितना। तो दोनों को, जैसे गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी चलने के लिए दोनों पहिए चाहिए। अगर एक भी पहिया रुक गया या टूट गया, कुछ हो गया, तो गाड़ी रुक जाती है। ऐसे ही फसल के लिए भी दोनों की बराबर जो है और मेहनत लगती है किसान की, और बाकी हमें प्रकृति से। ठीक है, चलिए यहाँ पर किसानों की मेहनत। कवि के अनुसार फसलें किन का बदला हुआ? तो कवि ने यहाँ बताया कि फसल जो है किसका बदला हुआ? फूलों का, खनिज लवणों का, पौधों का, सूर्य की किरणों का। यहाँ पर कवि ने बताया कि जो फसल है वो का बदला हुआ रूप है, वो सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप। क्योंकि कोई भी पौधा या कोई भी जो प्लांट है, फसल वो छोटा सा पहले पौधा ही बनेगा, तो उसको बड़ा होने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता। बिना सूर्य के प्रकाश की के जो है कोई भी पौधा जो है नहीं बना सकता। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, पास खाना भी है, अनाज है, सब चीजें हैं, लेकिन आपके पास गैस नहीं है, तो आप कैसे खाना बनाओगे, कैसे पाओगे? ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर फसल के लिए सूर्य की किरणों का यहाँ पर रूप का। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से पुष्ट हुई? बादलों के, तालाबों के, नदियों के, नहर। यहाँ नदियों की बात की गई कि एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार, लाखों लाखों नदियों के पानी का जादू है। यहाँ पर किसके अमृत भरे प्रभाव से? कौन सींचती है? नदियां सींचती। तो वो जो है यहाँ नदी। अंतिम यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो शिशु के प्रथम गुरु कौन होती? बहन, नानी, माँ या इनमें? तो किसी भी शिशु की जो पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि उसकी माँ ही उसे सिखाती है बोलना, उसे खाना, उसे चलना। तो किसी भी शिशु की प्रथम गुरु है उसकी माँ। चलिए अब आइए, ये आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब आगे करते हैं। पहले हम प्रश्न इसी में, पहले हम दंतुरित मुस्कान की प्रश्न लेके आए हैं, और इसी में हम फसल के। तो देखिए पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि के मन पर क्या प्रभाव, चलिए क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठा। ठीक है, उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता को देखकर ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति में जान डाल। तो बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है उसको देखकर कवि का मन क्या हो जाता है? प्रसन्नता से भर उठता। उन्हें बच्चे की ये जो मुस्कान है, वो उस मुस्कान को देखकर उनको ऐसा लगता है कि ये मुस्कान ऐसी है जैसे मृत व्यक्ति के मन में भी ये जान डाल, व्यक्ति में जान डाल। अर्थात जो हताश मन वाला व्यक्ति है उसमें भी आशा और उम्मीद की किरणों को जगा दे, आनंद का अनुभव कराने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान। आप देखते हैं अक्सर जो है बच्चा जो है निस्वार्थ भाव से वो मुस्कुराता है, और उसकी जो मुस्कान होती है वो प्राकृतिक। तो बड़ा व्यक्ति बनावटी मुस्कान। यहाँ बताना है आपको बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की। तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ बिंदु, क्या अंतर है यहाँ। तो बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक। बड़ों की जो मुस्कान में बनावटीपन। बच्चे की मुस्कान सरल होती है, स्वाभाविक होती है, लेकिन बड़ों की जो मुस्कान है बनावटी होती है, बनावटीपन उसमें। बच्चे की मुस्कान खुली और स्वार्थ रहित हो, वही बड़ों की जो मुस्कान है वो कुटिल और स्वार्थी। हम स्वार्थ के लिए हंसते हैं। यहाँ जो बच्चे की मुस्कान है वो भोली होती है, स्वार्थ रहित होती है, कोई स्वार्थ नहीं।
वो निश्चल मन से हंसता है। तो बड़े हैं वो कुटिल होते हैं, स्वार्थी होते हैं। बच्चे की जो मुस्कान है वो निष्काम और निश्चल होती है, वही बड़ों की जो मुस्कान है स्थिति के अनुसार तय। बड़े जो है परिस्थिति के अनुसार मुस्कुराते हैं, लेकिन बच्चा अगर मुस्कुरा रहा है तो वो मुस्कुराता ही है, वो सबको देख करके मुस्कुराता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विषय हैं इन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया। यहाँ कवि ने बच्चे की मुस्कान के कुछ बिंब यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, ये जो कि आपको बिंदुओं में यहाँ दी। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को लिखित। पहला बिंब है कमल में भी सॉरी मृतक में भी डाल देगी। यहाँ पर क्या कहा है, मृतक में भी जान डाल देना। पहला उन्होंने क्या कहा है, बच्चे की दंतरित मुस्कान को देख करके ये जो है मृतक में भी जान डाल दे। दूसरा यहाँ कवि ने बताया कि कमल का तालाब, कमल जो है तालाब को छोड़कर उनकी खिल गया। उन्होंने बांस या बबूल से सफालिका की, उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हारे स्पर्श को पा करके बांस और बबूल से भी सफालिका के फूल झड़ने। और साथ में इन्होंने बताया कि स्पर्श पाकर पत्थर का पिघल, यानी कि उस छोटे से बच्चे का स्पर्श पाकर ही जो पत्थर है, जो पाषाण है, वो भी पिघल करके जल बन। साथ में यहाँ पर इन्होंने कहा तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुरा। चलिए, तो इन पॉइंट्सों को, इन बिंदुओं को भी लिखिएगा। पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है मृतक में भी जान डाल, जान डाल। दूसरा बिंदु है कमल का तालाब छोड़ खोपड़ी में खिल, कमल का तालाब छोड़कर खोपड़ी में खिल, बांस या बबूल कालिका, कालिका एक कोमल सही उससे, जबकि बांस और बबूल लकड़ी होती है और साथ में स्पर्श पाकर पत्थर का पिघल और तिरछी नजरों से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल, जलजात यहाँ कमल को कहा गया। क्या कहा कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल, का क्या आशय है। तो धूल से सना शिशु का जो शरीर है और उसकी जो निश्चल मुस्कान है कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में ना खिलकर उनकी झोपड़ी के अंदर खिल गया। कवि ने क्या कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कमल का फूल तालाब में के उनकी झोपड़ी में खिल गया। ठीक है, यहाँ हम एक दूसरे का ख पाठ है, यहाँ तू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सफालिका की, तू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सफालिका की, फूल बांस था कि बबूल। तो इस पंक्ति का भाव यह है, शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के इस सफालिका फूल में लगते। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, यानी शिशु के स्पर्श से ऐसा जादू है, कठोर प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है उसका हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। तो इसमें लिखिएगा, इस पंक्ति का भाव है कि शिशु के स्पर्श से बबूल और बांस के पेड़ हैं, क्योंकि सफालिका बड़ा ही कोमल पौधा है जिससे पूरे मात्र से ही उससे जो है फूल। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कवि का है कि शिशु के स्पर्श से तो कठोर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है उसका हृदय भी पिघल जाता है और वह आनंद का उसको। ठीक है, ये दो यहाँ पर आपको दी गई थी कविता की। तू गया तुम लग पड़ी बालिका, बांस था कि बबूल। इससे पहले यहाँ पर छोड़ कर तालाब में का अर्थ हो जाएगा कि
से सना हुआ उसका जो शरीर है उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो कमल का जो फूल है वो उनके खोपड़ी में खिल गया। ठीक है, अब इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक